वेलकम बैक जी। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं जी। एजाजुल हक साहब, जाहिर है इसका कंट्रोल हुकूमत के पास है, ठीक है। अच्छा, हुकूमत कभी पीपल्स पार्टी की होती है, कभी PMLN की होती है, कभी इन्हीं इत्तेहादियों की होती है, और बहुत बड़े बड़े जो इस वक्त सियासतदान हैं जो बराह रास्त अकेले तो हुकूमत नहीं बना सकते हैं, लेकिन इनके साथ किसी न किसी तरह हिस्सेदार होते हैं। तो सर मुझे ये बताइए कि जब हुकूमत में बैठे हुए लोग, तो आप उनसे कैसे गवर्नेंस की बात कर रहे हैं? डॉक्टर साहब, ये 50 आपकी गलत फहमी है। ये 70-80% जो है ये पॉलिटिकली एफिलिएटेड लोगों की हैं और पॉलिटिशियंस की हैं। सीधी सी बात करें ना आप, जो नहीं है डायरेक्टली नाम आपको आ रहे नज़र, जो आप लिस्ट आपने सामने रखी हुई है, वो भी उनकी प्रॉक्सीज हैं सारी। आप सिंध में जाके देख लें, पंजाब में आकर देख लें। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन हर किसी को मालूम है ये कि ये सारी ब्राइब थी एक किस्म की पॉलिटिशियंस को देने की, जो शुरू में दी गई। और उसके बाद जब उस माफिया के हाथ में ये सारी चीज़ें आ गई तो उन्होंने कहा कि अब इसके बाद कोई नहीं लगाएगा, अब जो है इसकी इजाज़त नहीं मिलेगी। अगर आज आप मिल लगाना चाहें तो आपका नंबर जो है ना, मेरे ख्याल में 5-6 हज़ारवां आएगा लाइन के अंदर जो लोग खड़े हुए हैं लगाने के लिए। लेकिन अगर कोई ऐसा एलीट है जो लगाना चाहे, उसको कोई पूछने के लिए मतलब पूछने वाला ही नहीं है। तो ये चीज़ें जो है, इसको देखें। अभी पुरानी चीज़ों को तो आप दुरुस्त नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम आइंदा के लिए तो देखें ना। ये उस ज़माने की बात है जब मुल्क की मईशत ठीक थी, मुल्क के अंदर बेरोज़गारी इतनी नहीं थी, मुल्क के अंदर जो ये फिगर्स दी गई कि 7-8% जब होती थी अनएम्प्लॉयमेंट तो घबराहट हो जाती थी, और 9% तो पीक होती थी, बस ज़्यादा 12% पे चली जाएगी। ये 22% अनएम्प्लॉयमेंट जो है, ये तो एक ऐसा डेंजरस आ गया है कि मतलब लोग फिर। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, मैं नाम लेकर आपको बता सकता हूं कि जिसके पास आज पैसा है उसने अपनी बिजनेस यहां से वो ट्रांसफर करके बाहर लेकर जा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि यहां पर लोग आए, यहां पर लोग इन्वेस्टमेंट करें, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो। यहाँ आप उठाकर देख लें कि कितनी कंपनियां यहां से इस पिछले कुछ अरसे के दौरान लेस देन अ डेकेड यहाँ से बाहर चली गई हैं वो। और आज भी मैं 2-3 कंपनियों के नाम ले सकता हूँ जो कि टॉप के टेक्सटाइल के एक्सपोर्टर हैं। देर ऑल रनिंग अवे फ्रॉम द कंट्री। तो इसके लिए भी आपको देखना पड़ेगा कि आप उन चीज़ों पे कंसंट्रेट कर रहे हैं जहाँ पर आपकी जेबों में पैसा जाता है। सब्सिडीज उनको दे रहे हैं जो कि माफिया आपका है। और जो इंडस्ट्री जो है, जो आपकी इकॉनमी की बैकबोन है, टेक्सटाइल ले लें या दूसरी ले लें, उनको जो आपको सपोर्ट करना चाहिए वो सपोर्ट आप कर नहीं रहे उनको, ताकि उनको इनकरेज किया जाए। डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स लाने के लिए आपको हालात को ठीक करना है, जो आपने खुद ही कहा कि दहशतगर्दी बढ़ रही है बलूचिस्तान के अंदर और KPK के अंदर, और सारा जो हमारा फ्यूचर का इन्हिसार है, जो हमारा SIFC की कंसंट्रेशन है, वो है मिनरल्स के डेवलपमेंट पे। और मिनरल सारे उन जगहों पे हैं जहाँ रोजाना धमाके लोग मार रहे हैं। मैं सर इसके ऊपर, इसको कंट्रोल करने के लिए हुकूमत की कोई पॉलिसीज़ नज़र नहीं आ रही है, न मरकज़ी हुकूमत की, न सूबाई हुकूमत की। दूसरी तरफ सियासी तौर पर इस्तेहकाम नहीं है। अगर हुकूमत जो कि इस्तेहकाम लाने के लिए 2 नहीं 4 कदम आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन उसका सिर्फ उनके लोगों की स्टेटमेंट आ जाती है कि आइए बैठिए मिल के बात कीजिए, कोई पॉलिसीज़ नहीं, कोई प्लानिंग नहीं। एक तरफ ये, और आने वाले वक्त में जो मैंने सवाल ये है कि तहरीक इंसाफ एक बड़ी सियासी जमात है, अब वो कहते हैं कि हमारे सारे रास्ते बंद हो गए हैं। ख़ास तौर पे कानून के हवाले से ये बात कई जगह कही जा रही है कि 26वीं तरमीम के बाद अब पूरी की पूरी अदलिया कंट्रोल हो गई है एग्जेक्टिव के, और इंसाफ नहीं मिल सकता अगर एग्जेक्टिव नहीं चाहे। तो ऐसे में तहरीक कितनी कामयाब होगी, और क्या ये चीज़ जो हुकूमत है ये इसके लिए मुश्किलात पैदा करेगी? सर क्या कहेंगे? पहली बात डॉक्टर साहब, दहशतगर्दी के बारे में तो सबको मालूम है कि नेशनल एक्शन प्लान बना था, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। बनाने वाले भी यही कहते हैं और बनवाने वाले भी यही कहते हैं कि उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट हम नहीं कर सके। अब देखें, ये थोड़ा जो टेररिज्म है ना, ये अब चली गई है एक किस्म की दूसरे मुल्कों की प्रॉक्सी बन गई है। जैसे कि इंडिया डायरेक्टली इन्वॉल्व है और दीगर हमारे जो साथी करीबी मुल्क हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए थे। उनको वहाँ पे बेसिस दी हुई हैं, उनको इक्विपमेंट, उनको पैसा, उनको ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें शुरू हो गई थी। तो उसका आप 2 तरीक़ों से इंसर्जेंसी को फाइट करने के लिए ना बड़ा मुश्किल है। 70s के अंदर अगर आप चले जाएं बलूचिस्तान के अंदर,
तो प्रो रेटा इतनी फौज वहां लगी हुई थी जितनी आज बलूचिस्तान में और केपीके में लगी हुई है, जब लोग पहाड़ों पे चढ़े हुए थे। लेकिन मार्शल लॉ लगने के बाद, जो कि मतलब अनडेमोक्रेटिक रूल था, उसके बाद उन्होंने उनको रिलीफ दिया, उनको वापस बुलाया, उनको सेटल किया और 11 साल तक वहां जो उसका पॉलिटिकल हल निकाला। और जिसने बाहर जाना था उसको पासपोर्ट दिया कि भाई तुम जाओ। बड़े मेंगल साहब जो थे, तो अताउल्लाह मेंगल साहब, तो वो चले गए, इंग्लैंड चले गए। बाकी यहाँ आगे कोई गड़बड़ नहीं हुई।